हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर सिविक्स का जो है उसके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जो शुरू के 15 एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वे इससे पिछले वाली वीडियो में करवा दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 है पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज़ का, जिसमें हम 16 से लेकर 30 एमसीक्यूज़ तक करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। एमसीक्यू, गिव रीज़न एज टू वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री। क्वेश्चन में पूछा है रीज़न बताइए कि पावर शेयरिंग किसी कंट्री के लिए अच्छी कैसे है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, पावर शेयरिंग उनमें झगड़ा होने को कम करती है। मतलब जो सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कास्ट्स हैं, उनमें झगड़ा कम हो जाता है अगर पावर को बांट दी जाए। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं। इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स में जो जैसे हम पावर शेयरिंग में बांट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, और जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होती है जैसे पंचायत्स में, तो इनमें बांटने से पॉलिटिकल ऑर्डर अच्छा हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सब गवर्नमेंट्स अपना अपना काम करती हैं, तो ये एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है और ए भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। इट डज नॉट लेड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, इट डज़ नॉट लेड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट, ये गलत है। क्योंकि पावर शेयरिंग में जैसे पावर बांट दी जाती है उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न जनरेट हो जाता है और वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, और इसमें वैसे भी डज़ नॉट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी है, और ऑप्शन डी में वही लिखा है ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गिव वन मोरल रीज़न एज वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड। एक मोरल रीज़न बताइए कि पावर शेयरिंग अच्छी कैसे है। तो अगर आपको पावर शेयरिंग में दो रीज़न्स होते हैं, पावर को शेयर करने के दो रीज़न्स होते हैं। एक होता है प्रूडेंशियल रीज़न और एक होता है मोरल रीज़न। अब प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीज़न अगर आपको समझना है तो मैं अभी उसकी एक वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो क्योंकि वीडियो अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें सिर्फ एमसीक्यू करते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए, गिव वन मोरल रीज़न एज वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड। तो मोरल रीज़न इसमें से है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। इसका करेक्ट आंसर मोरल रीज़न होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कि पीपल को राइट होता है ये कंसल्ट करने का कि उन्हें कैसे रूल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। मर्ज्ड इन अपोजिशन टू डैश। पावर शेयरिंग का जो आइडिया आया, पावर को, गवर्नमेंट की पावर को बांटने का जो आइडिया आया, वो कहाँ से, मतलब वो किसके अपोजिशन में, किस चीज़ के विरोध में एमर्ज हुआ यानी आया। ऑप्शंस हैं डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की या अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनडिवाइडेड पावर, पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्ट। जो पावर को शेयर करने का आइडिया आया वो जब ये देखा गया कि पॉलिटिकल पावर डिवाइड नहीं की गई है, एक कोई राज कर रहा है पूरे के पूरे सोसाइटी पर, तो उसके अपोजिशन में पावर शेयरिंग का आइडिया आया। जैसे कि बेल्जियम, बेल्जियम इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत सारे मतलब लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती थी। तो वहाँ के एक आइडिया इमर्ज हुआ कि पावर को शेयर करते हैं जिससे कि पावर डिवाइड हो सके और सब अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। गिव एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पावर का, उसका एक एग्जांपल दीजिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जिसमें पावर किसी के पास भी ज़्यादा नहीं होती, किसी के पास भी कम नहीं होती। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दो तरीके की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल।
तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता है कि किसी के पास ज़्यादा कम पावर नहीं होती, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सबके पास, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि लेजिस्लेटिव के पास ज़्यादा पावर है, जुडिशरी के पास कम है, सबके पास इक्वल पावर्स हैं। मतलब लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना, और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम करेगी। लेकिन जो वर्टिकल डिवीज़न होता है पावर का, वर्टिकल मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। तो वर्टिकल में जैसे हम ऐसी लाइन है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब लाइन बनाते हुए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो होगा उसके पास ज़्यादा पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा होता है वर्टिकल में। तो सबसे ज़्यादा पावर वैसे होती है सेंट्रल के पास, फिर उसके बाद होती है स्टेट के पास, और फिर उसके बाद होती है लास्ट में विलेज पंचायत या म्यूनिसिपल के पास। और जो कि हॉरिजॉन्टल होता है उसमें यहाँ से लाइन जा रही है तो ये एक ही लाइन में है, मतलब ये पूरी लाइन एक लाइन में ही है, तो ये यहाँ पर इक्वल पावर्स होती हैं। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पर हम इसी लाइन में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप कॉपी की लाइन पे बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल ऐसे बनती है, तो उसी लाइन में चलते जा रहे हैं, इक्वल पावर्स है। यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वर्टिकल में कम पावर्स होती हैं, इसमें इक्वल ही पावर रहती है। तो होपफुली समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन देखिए अब, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक एग्जाम्पल देना है, तो उसका एग्जाम्पल होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसा आपको अभी बताया, सबके पास अपने अपने क्षेत्र में, मतलब अपने अपने जो उनका काम है उसमें सेम पावर्स होती हैं, कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिए, विच इज़ अ फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। इन चारों ऑप्शन में से फेडरल डिवीज़न पावर का कौन सा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या फिर ऑप्शन डी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अब फेडरल डिवीज़न ये होता है, जैसे हमने सेंट्रल लेवल पर जो डिवीज़न होता है, स्टेट पर, और प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर जो डिवीज़न होता है पावर का, उसे फेडरल डिवीज़न कहते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, वेयर पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स। यहाँ पर इसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर वेयर नहीं आएगा, यहाँ पर व्हेन आएगा। तो ये क्वेश्चन होगा, when power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary, what is the functioning of this system called। जब पावर शेयर कर दी जाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो ये जो फंक्शनिंग हो रही है, ये जो सिस्टम अपना फंक्शन करता है, इसे क्या कहते हैं। हॉरिजॉन्टल सिस्टम, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सिस्टम ऑफ शेयर ड्यूटीज, सिस्टम ऑफ लिमिटेड पावर। अभी अभी आपको ऊपर बताया कि जिसमें भी पावर शेयर होगी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है। लेकिन इसका आंसर हॉरिजॉन्टल सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम कॉल्ड। इस सिस्टम के फंक्शनिंग को क्या कहते हैं। तो इस सिस्टम की फंक्शनिंग होती है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे को चेक करती हैं, मतलब चेक होता है, और बैलेंस बैलेंस बना रहता है। तो ये सिस्टम जो होता है, चेक्स और बैलेंसेस, इसकी फंक्शनिंग होती है, और नाम इसका हॉरिजॉन्टल सिस्टम ही है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग हॉरिजॉन्टल सिस्टम नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। इनमें यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन्हें पढ़िए। ये बेल्जियम और श्रीलंका के पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट के बारे में है। चलिए पढ़ते हैं पहले। इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी थे,
वे अपना डोमिनेंस, अपना राज वहाँ की जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उस पर दिखा रहे थे। ऑप्शन 1 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हला स्पीकिंग मेजोरिटी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो श्रीलंका में पॉलिसीज़ लाई गई गवर्नमेंट द्वारा, इन्होंने ये वादा किया कि सिन्हला स्पीकिंग जो मेजॉरिटी है उनका डोमिनेंस या उनका राज ज़्यादा होगा, मतलब उनकी वहाँ पर सारी सुविधाएं यानी कि सारे एडवांटेजेस वहाँ पर सिन्हला स्पीकिंग मेजॉरिटी को मिलेंगी। ये बात फर्स्ट और सेकंड सही है। थर्ड पढ़ते हैं। द तमिल इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। जो श्रीलंका में तमिल्स थे, जिन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिल रही थी, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से दबा दिया गया था, उन्होंने डिमांड किया फेडरल अरेंजमेंट, यानी कि फेडरल अरेंजमेंट का मतलब होता है अगर किसी गवर्नमेंट को दो या उससे ज़्यादा लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे सेंट्रल, स्टेट और विलेज या म्युनिसिपल गवर्नमेंट। तो तमिल जो श्रीलंका में तमिल्स थे उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट का डिमांड किया जिससे कि पावर शेयर हो सके और उनका कल्चर, लैंग्वेज और इक्वालिटी मिले उन्हें, और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में और जॉब्स में। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि तमिल ने ऐसा कोई डिमांड नहीं की थी, बल्कि उन्होंने डिमांड की थी अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको उन्होंने तमिल एलम कहा था कि हमें एक अलग स्टेट दे दीजिए तमिल एलम, हम वहाँ पर रह लेंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Transformation of Belgium from unitary government to federal one prevented a possible division of country on linguistic lines। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बेल्जियम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था यूनिटरी यानी एक सिंगल गवर्नमेंट से, वहाँ पर एक ही गवर्नमेंट थी पहले, उसका फेडरल गवर्नमेंट में जब वहाँ पर डिवीज़न हो गया था, यानी कि दो और उससे ज़्यादा लेवल्स में जब गवर्नमेंट बट गई थी, तो इसने जो कंट्री का डिवीज़न हो सकता था लिंग्विस्टिक लाइंस, यानी कि लैंग्वेज, कल्चर, इस बेसिस पर जो डिवीज़न हो सकता था कंट्री का, उसे बचा लिया। ये बात सही है। और वहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी जो कि ये सब कुछ देखती थी कि वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस से पर्सन को ले लिया गया था और एक गवर्नमेंट बना दी थी जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा, जो कि ये सारे मैटर्स देखती थी, जैसे कि आपका लैंग्वेज, कल्चर, लिंग्विस्टिक, ये सब कुछ। लिंग्विस्टिक वैसे लैंग्वेज को ही कहते हैं। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड नहीं है, बस फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। और क्वेश्चन में यही पूछा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो इसमें करेक्ट हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23। इन श्रीलंका देयर आर अबाउट -% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हला। तो यहाँ पर आ गया याद रखने वाली बात। यहाँ पर मतलब आप कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी कि 7% वहाँ पर क्रिश्चियंस थे श्रीलंका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए। इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ डैश मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हला सुपरमेसी। श्रीलंका में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक ऐसी सीरीज किस चीज़ की अडॉप्ट की जिससे कि वहाँ पर सिन्हला की सुपरमेसी हो गई, यानी कि सिन्हला के रूल बढ़ गया, मतलब सिन्हला रूल करने लगे। तो ये पॉलिसी, ये सीरीज़ थी मेजॉरिटेरियन, मतलब कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसे सारी एडवांटेजेस देना और उसे बढ़ावा देना, उसे मेजॉरिटियन कहते हैं। तो अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटियन, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25। इन श्रीलंका अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर डैश। यहाँ पर तमिल, ये जो डैश के बाद तमिल इंडियंस है, गलती से आ गया है, इसे आप रिमूव कर दीजिए। तमिल इंडियन, ये क्वेश्चन इतना ही है। स्टेट शुड प्रोटेक्ट एंड फोस्टर डैश। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन या इस्लाम। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट। जो श्रीलंका में नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये बताया गया था कि जो स्टेट है
उसे बचाना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए बुद्धिस्ट लोगों को। ये बुद्धिस्ट मतलब जो सिन्हला एक लैंग्वेज थी जिसमें जो बहुत सारे लोग वहाँ के बोलते थे, मेजॉरिटी स्पीकिंग लोग सिन्हला थे, और जो सिन्हला बोलते थे उनमें से भी बहुत ही ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट थे। तो यानी कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म रिलीजन बहुत ही ज़्यादा था। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि स्टेट को बुद्धिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए। इन बेल्जियम डैश, बेल्जियम में क्या था? द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैव नो से बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, या द स्टेट गवर्नमेंट कैन कॉन्ट्राडिक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सबॉर्डिनेट का मतलब होता है उसके हिसाब से चलना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे रूल नहीं करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग थी, वो अलग काम देखती थी, और स्टेट गवर्नमेंट अलग थी। वे दोनों मतलब एक दूसरे पे राज नहीं कर सकते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यही पावर शेयरिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो गवर्नमेंट्स बनती हैं वे सबऑर्डिनेट होती है, यानी कि एक दूसरे से के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, तो वे अपना अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 27 देखिए। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन डैश वाज चूजन एज द हेड क्वार्टर्स। जब बहुत सारी कंट्रीज यूरोप की एक साथ आई थी यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो किस जगह को हेड क्वार्टर के रूप में चूज किया गया? क्या वो पेरिस था, क्या ब्रुसल्स था, रोम या लंदन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रुसल्स। ब्रुसल्स को यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन 28 देखिए। नेम वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का कोई एक प्रूडेंशियल रीजन इनमें से बताइए। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये मोरल रीजन है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, तो ये भी मोरल रीजन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में था। ऑप्शन सी देखिए। सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, इसका ये भी एक मोरल रीजन है। और ऑप्शन डी देखिए। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, तो ये एक प्रूडेंशियल रीजन है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत सारी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स यानी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि फेवर में है पावर शेयरिंग के, और कुछ अगेंस्ट में है। आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो पावर शेयर। तो क्वेश्चन में बताया है, मतलब पूछा है कि ऐसे रीजंस को, ऐसे आर्गुमेंट्स को सेलेक्ट करिए। इन यहाँ पर 7 है, इन 7 स्टेटमेंट में से ऐसे आर्गुमेंट को सेलेक्ट करिए जो पावर शेयरिंग के फेवर में हो, और फिर उन्हें ये जो कोड दिया हुआ है इससे मैच करिए और अपना आंसर बताइए। चलिए पढ़ते हैं। पहला है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, बिल्कुल सही, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बीच में ये झगड़े बचा देता है। ऑप्शन 2, डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिटरीनेस, बिल्कुल सही बात है, ये आर्बिटरीनेस की पॉसिबिलिटी को घटा देता है। आर्बिटरीनेस मतलब होता है मनमानी करना, तो ये किसी भी गवर्नमेंट की मनमानी को बचा देता है, मतलब अपनी पॉलिसीज़ फॉलो करना, मनमानी करना सब पर, तो ये इस पॉसिबिलिटी को कम कर देता है जब पावर बांट दी जाती है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बात भी सही है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वो डिले कर देता है, यानी कि देर से डिसीजन आते हैं, लेकिन ये पावर शेयरिंग के अगेंस्ट में है, और क्वेश्चन में पूछा है फेवर में, तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट्स करता है, साथ लेकर चलता है, बहुत सारी अनेकताएं, डाइवर्सिटी मतलब अनेकता होता है। इंस्टेबिलिटीज़ एंड डिविजिवनेस, ये गलत है, ये आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। इंस्टेबिलिटी और डिवीज़न को बढ़ाना अगेंस्ट में है पावर शेयरिंग के।
सिक्स देखिए, प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। पावर को बांट देंगे तो पीपल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अभी तक हमारे सही हो चुके हैं। एक तो 1 सही था, एक 2 सही था, एक 4 भी सही था और एक 6 भी सही है। 7th पढ़ते हैं, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री। गलत है ये ऑप्शन, कि जो कंट्री की एकता है उसे ये अंडरमाइन करता है। तो मतलब कि अंडरमाइन मतलब कम कर देता है कंट्री की यूनिटी को। ये आंसर फेवर में नहीं है। तो अब तक फेवर में आए हैं 1, 2, 4 और 6। कोड्स में देखते हैं 1, 2, 4 और 6 किस में है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, आज के सेशन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन दोनों स्टेटमेंट्स जो पावर शेयरिंग के ऊपर हैं इनको पढ़िए और करेक्ट आंसर इनमें से जो कोड्स हैं ABCD इनमें से सेलेक्ट कीजिए। पहला पढ़ते हैं, पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बहुत अच्छी होती है। पावर को बांट देती है, कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देती है और बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं। सेकंड पढ़ते हैं, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये भी बिल्कुल सही बात है, झगड़े को कम कर देगी। सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स हैं, तो पावर शेयरिंग इसलिए भी डेमोक्रेसी के लिए गुड है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। देखते हैं कि क्या है कोड में। 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स, नहीं गलत, दोनों सही है। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, हाँ दोनों सही हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन है। बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स और 1 इज़ फॉल्स बट 2 इज़ ट्रू, ये दोनों भी गलत हैं। ऑप्शन बी इसका सही है, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। तो इसके साथ हमने MCQ सीरीज़ में अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पावर शेयरिंग के भी करवा दिए हैं मैंने। ये चैप्टर के MCQs भी ख़त्म हो गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जितने मुझे लगे मैंने आपको करवा दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके, लोगों को बेनिफिट मिल सके। और जो मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ मुझे भी पता चल सके कि किसी को बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं। और कमेंट में भी आप बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी या क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में